नमस्कार. आज आपण सिनेमा डिस्कस करतोय. सिनेमामध्ये येणाऱ्या नवीन ट्रेंड्स आणि कशा प्रकारे सिनेमा बदलत जातोय हे आपण बघणार आहोत. म्हणजे सुरुवातीला सिनेमा फक्त समाज प्रबोधनाचं काम करायचा, मग मनोरंजनाचं. आज सिनेमा काय करतोय किंवा सिनेमाचं उद्याचं भविष्य काय असणार आहे, तर यासाठी आपल्यासोबत आहेत विवेक अग्निहोत्री, सुप्रसिद्ध फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री. आपण त्यांच्याशी बोलूया. नमस्कार. हम आपकी फिल्म से स्टार्ट करेंगे, कश्मीर फाइल्स से. कश्मीर फाइल्स आपने बनाया था, तो लोगों के उलट उल्टा सुलटा प्रतिक्रिया आ गई. कुछ लोगों ने लेबलिंग कर दिया कि राइट विंग का फिल्म है. तो आपको क्या लगता है, उन्हें फिल्म समझ में नहीं आती, और अगर नहीं आती तो गलती किसकी है, फिल्म मेकर की है या किसकी है? नहीं, देखिए, वो फिल्म, पहले तो हम समझे वो फिल्म किस बारे में थी. वो फिल्म जो कश्मीरी पंडित है जिनके साथ वो एक जेनोसाइड, टेररिज्म के काम, उसके बारे में वो फिल्म थी. तो जेनोसाइड कब से राइट और लेफ्ट नंबर 1. और कौन लोग हैं जो कहते हैं राइट विंग की फिल्म है, जो कि लेफ्ट साइड में. तो लेफ्ट जो है उनका, ये लेफ्ट क्या होता है मैं नहीं जानता क्या होता है. मैं वही कह रहा हूँ जो लेफ्ट वाले बोलते हैं. लेफ्ट वाले बोलते हैं हम लिबरल, हम ह्यूमैनिटेरियन, हम प्रोग्रेसिव. उनकी मेन यही है, लिबर्टी, फ्रीडम एंड जस्टिस. और ह्यूमन राइट्स पे कौन लड़ते हैं, वही लोग लड़ते हैं. कश्मीर के ह्यूमन राइट्स के लिए कौन लड़ता है, लेफ्टिस्ट लोग लड़ते हैं. तो मुझे ये बताइए कि फिल्म टेररिज्म के बारे में थी, तो जो कहते हैं ये राइट विंग की फिल्म थी, तो मतलब क्या वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं लेफ्टिस्ट लोग? ऐसा तो नहीं है, मैं मानने को तैयार नहीं. दूसरा, अगर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो जिन लोगों की वो जमीन थी, जिनके बाप दादों की जमीन थी, जो एक पूरी संस्कृति की जमीन थी, उस जगह में आज वही लोग नहीं रहते हैं जिनने उस संस्कृति को वहां पे लाया. राइट. हिंदू स्टडीज का सबसे उच्च अगर कोई स्थान था, पीठ था, तो एक काशी और दक्षिण के अलावा अगर आप छोड़ दें तो वो कश्मीर है. कश्मीर में आप सब जानती है पतंजलि यानी योगा की जो हम बात करते हैं, आयुर्वेदा की जो हम बात करते हैं, नाट्य शास्त्र की बात करते हैं, पाणिनि के ग्रामर की बात करते हैं. तो जितनी ये अच्छी चीजें हैं, शैविज्म की जो बात करते हैं, सरस्वती की जो बात करते हैं, विद्या की, कला की, ये सारी कश्मीर से आई है. तो उन सबको खत्म कर देना, वो सारे मंदिरों को तोड़ देना, चलिए अच्छा रिलीजन से हट जाते हैं एक्सेप्ट मंदिरों से, लेकिन सिनेमा हॉल खत्म कर देना, जला देना, तो क्या उसको सपोर्ट कर रहे हैं? एक बात. दूसरी बात, क्या कहना चाह रहे हैं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ. फिल्म ये भी नहीं कहती ये सही हुआ कि गलत हुआ. फिल्म ने सिर्फ दिखाया है, चित्रण किया है कि ऐसा हुआ. अब जैसे अभी कुछ दिन पहले ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, अगर कोई सिर्फ उसको शूट करके दिखा दे कि भाई ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो जो लोग कहें कि ये राइट विंग की फिल्म है, लेफ्ट विंग की, क्या कहना चाह रहे हैं कि वो ट्रेन एक्सीडेंट सही हुआ या गलत हुआ. राइट. अगर गलत हुआ तो दोषी को आप ढूंढिए. तो ये मैं इसमें पढ़ता नहीं हूँ राइट विंग लेफ्ट विंग. मुझे ऐसा लगता है पूरा हिंदुस्तान जो है वो राइट विंग है, और ये सत्य है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते. आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए तो पूरा भारत एक तरह से राइट विंग है, जो कि परंपरा को मानता है, ट्रेडिशन को मानता है. हर भारतीय कितना भी मॉडर्न हो जाए, अमेरिका में भी जो आईटी में काम करने वाले भी लड़के लड़कियां या परिवार है, वो भी अपने बच्चों को रामायण पढ़ाते हैं, महाभारत पढ़ाते हैं, और उनको तिलक लगाते हैं, होली दिवाली मनाते हैं. कई लोग तो यहाँ उनका जनेऊ करने आते हैं. हम बेसिकली मूलतः राइट विंग कंट्री है, ये मान लेना चाहिए. जो लेफ्ट विंग है भारत का, वो लोग हैं जो परेशान है कि हम भारत में क्यों पैदा हो गए, और जो कॉलोनियल माइंडसेट के हैं और यहाँ से मुक्ति चाहते हैं, तो वो लेफ्टिस्ट लोग हैं. तो वो हर समय कोसते रहते हैं, गाली देना, बुराई करना, हर चीज, उन्हें हर चीज से शिकायत है, हर चीज खराब लगती है. पटाखे क्यों चल रहे हैं, लड़कियां ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, हमारी माताएं बहनें जो हैं, अगर वो सिंदूर लगाती हैं और तिलक लगाती हैं या बिंदी लगाती हैं, और बिना ज्यादा, मेकअप के अगेंस्ट नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा मेकअप नहीं करती, फैशन में बिलीव नहीं करती, उनको ये एम्पावर्ड नहीं मानते. ये अलग बात है कि वही महिलाएं रॉकेट भेज रही हैं चांद पे, और वही महिलाएं जो हैं उन्होंने वैक्सीन बनाई, और वही जो महिलाएं आज आगे बढ़ के देश की प्रगति कर रही हैं, तो वो उनको एम्पावर नहीं मानते. तो ये है भारत के लेफ्टिस्ट. अभी आपने वैक्सीन वॉर भी बना रहे हो, तो ये अभी का इशू है, करंट इशू है जी. कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी अभी आया था,
ये करंट इश्यूज नहीं है, तो ये मूवीज अभी क्यों बन रही है, इतना टाइम क्यों लगा? देखिए, होता क्या है कि ये भारत का जो समाज है थोड़ा सा ये मुगलों के आतंक के कारण और कॉलोनियल माइंडसेट के कारण एक डरा हुआ सा है, थोड़ा डिफीटेड सोसाइटी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं कल ही एक बहुत बड़ी सभा में था, वहाँ स्वामी विज्ञानंद जी, वो तो आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं और बहुत ही विद्वान है, वो एक प्रेजेंटेशन कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने ये बोला कि हम गर्व से बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, वो सब, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर समय इम्प्रेस करना चाहते हैं उन लोगों को जो हमारे खिलाफ है, हमारे दुश्मन। पता नहीं क्यों हमें उनकी स्वीकृति चाहिए, और उसी स्वीकृति के चक्कर में लोगों ने वो फिल्में नहीं बनाई जो बहुत पहले बन जानी चाहिए। तो हम कहते हैं कुछ भी हो, पर हैदर है तो आर्टिस्टिक। ऐसे आर्ट का क्या फायदा जो आपकी आइडेंटिटी को और आपके इतिहास का विनाश करती है, राइट? अगर कोई रामायण और महाभारत को गलत तरीके से दिखाता है तो वो, उसको हम ये नहीं कह सकते हाँ भाई वो उसकी एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता। अब कल को अगर समझिए आपके घर में आपका कोई भाई है, आपके ही माँ बाप को बहुत गलत तरीके से चित्रण करना चाहे, तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि उसका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है? फिर वो आपसे दुश्मनी मोल लेगा। और मैं तो बहुत क्रिएटिव और बहुत ही ज्यादा लिबरल विचारों का आदमी, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमको देवी देवताओं और ईश्वरों के ऊपर आपत्ति या सवाल उठाने का पूरा हक है। और क्रिएटिव लोगों का तो मूलतः धर्म ही ये है कि पुराने टू डिस्ट्रॉय ओल्ड गॉड्स एंड क्रिएट न्यू गॉड्स। ये मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ खुद एज अ क्रिएटिव पर्सन, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन में कोई गलत बात कह रहा है तो आपको भी चढ़ के उसके आगे एक लंबी लकीर खींचने का हक है। मैंने बुद्धा ट्रैफिक जैम से वही किया, मैंने ताशकंद फाइल से वही काम किया, मैंने कश्मीर फाइल से वही किया। कश्मीर फाइल्स किसी की बुराई नहीं है, पर हमारे दर्द और हमारे गौरव की एक लंबी लकीर है। उससे अगर लोगों को आपत्ति है तो प्रॉब्लम है। वैक्सीन वॉर जो है वो आज की फिल्म, राइट? हर समय मैं बुरी न्यूज लेके नहीं आ सकता हूँ लोगों के सामने। तो वैक्सीन वॉर हर बच्चे को भारत पे, सबसे पहले भारत की क्षमता पे, भारत के विश्वास पे, भारत का जो सोच और जो वैल्यू सिस्टम है उस पे, और उससे भी ऊपर उठ के हमारी वो माँ बहने जिनको वर्ल्ड एम्पावर्ड नहीं मानता, उनके ऊपर गर्व महसूस कराएगा। इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई है, एक बहुत पॉजिटिव और इंस्पायरिंग फिल्म। पहले के जमाने में आप देखें तो मुगल आजम, जो अकबर, वैसी फिल्में बहुत चलती थी जी। आज ये फिल्में चल रही है, वैक्सीन वॉर चल रहा है, कश्मीर फाइल्स चल रही है, और लोग दिखा रहे हैं, मतलब खुद के पैसों से टिकट खरीद के लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये ट्रेंड पहले नहीं था, इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसके बारे में ये कहूंगा कि ऐसा विवेक अग्निहोत्री पहले पैदा नहीं हुआ तो कोई विवेक अग्निहोत्री एक नहीं 100 होने चाहिए, 1000 होने चाहिए। और जब मैंने बुद्धा ट्रैफिक जैम बनाई, देखिए ये चीजें बनने में 8-10 साल लग जाते हैं, बदलने में ट्रेंड को। बुद्धा ट्रैफिक जैम से बहुत सारे यंग लोगों को विश्वास हुआ कि ऐसा किया जा सकता है और लड़ा जा सकता है अपने बातों लेके। और उस वक्त तो कोई बीजेपी वगैरह नहीं थी सरकार में, 2011 में हमने बनाई थी। फिर जब ताशकंद फाइल से लोगों को और ये बात समझ में आई कि हाँ, तुम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट खड़े होकर भी फिल्म बना सकते हो। और कश्मीर फाइल्स ने ये साबित कर दिया कि हाँ, तुम टेररिज्म, फिल्म के जरिए टेररिज्म से भी लड़ सकते हो। वैक्सीन वॉर भारत के युवा लोगों को यह विश्वास दिलाएगी कि टेररिज्म अपनी तरफ है, लेकिन तुम वर्ल्ड की जो बहुत बड़ी लॉबीज हैं उनसे भी लड़ाई अपनी फिल्म के जरिए लड़ सकते हो। तो मैं क्रमशः एक के बाद एक थोड़ी लाइन लंबी करता जा रहा हूँ और लंबी करता जा रहा हूँ अपनी फिल्म के साथ। अभी जो मूवी प्रदर्शित हुई है आदिपुरुष, मैं मूवी के बारे में पूछती हूँ, फिल्म मेकर के बारे में नहीं। ये जो एनिमेटेड फिल्म्स है ये, या फिर क्यों पड़ी, मतलब क्यों आपको लगता है क्या गलत हुआ? मैंने देखी नहीं है तो, और मैं लगातार कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद अपनी फिल्म एडिट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा जानता नहीं उसके बारे में। पर मैं आपको अपनी सोच बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इस तरह का कुछ काम करने जा रहा हूँ। जैसे मैं अभी मेरी अगली जो फिल्म है, जैसे वैक्सीन वॉर है, इसमें जो साइंटिस्ट लोग हैं उनका नाम लेके दिखाया है, उन्हीं की तरह एक्टर ने बनने की भी कोशिश की। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपके ऊपर कोई फिल्म बना रहा हूँ, आपकी जिंदगी में, तो उसके साथ मुझे कितनी छेड़छाड़ करने का
नैतिक खाके। मुझे ऐसा लगता नहीं है, अगर है तो मैं आपके ऊपर क्यों बना रहा हूं? फिर मेरी नायिका का नाम मृगा क्यों होना चाहिए? तो ऐसा मेरा विश्वास है, जो मैंने कश्मीर फाइल्स जैसे बनाई वो एक स्टैंडर्ड फिल्म है, उसके बाद लोग उसका मापदंड दे, वो हमने कश्मीरी पंडितों के इंटरव्यूज करके बनाए। तो मैंने जैसे कुछ उसमें किस्से हैं, कई सारे इवेंट्स हैं, तो वो जिन लोगों के इंटरव्यूज देके बनाई, उन लोगों की परमिशन से कि मैं आपका नाम नहीं इस्तेमाल करूं, मैं खुद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो काम करते हैं अमेरिका में, यूके में, तो उनकी जिंदगी, उनके बच्चों पे खतरा ना है। मैंने कहा नाम बदल दूंगा, लेकिन मैं जो आपने बोला डायलॉग्स वही के वही यूज करूंगा। अगर मैं अपनी तरफ से लिखूंगा आपके मुंह से निकली बात, तो वो मेरा दर्द होगा, आपका दर्द नहीं। कश्मीर फाइल्स में 90% डायलॉग्स लोगों के बोले हुए मैंने नहीं लिखे। अगर किसी को ये लगता है कि वो अनुपम खेर जब कहते हैं कि मैं तुमको लेके चलूंगा गाड़ी से, और देखना मैं प्लेन से नहीं जाएंगे, हम कार से जाएंगे, ये मेरा लिखा हुआ डायलॉग है ही नहीं। ये तो मुझे एक 90 साल की बुजुर्ग महिला है जो जम्मू में मिली थी, उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे कहते हैं तुम्हें प्लेन से ले चलेंगे दादी, तुम इतनी बुढ़ी हो गई हो। मेरा प्लेन से नहीं जाएंगे, मैं इनको गाड़ी से लेके जाऊंगी, तो इनको वो सब दिखाऊंगी रास्ते में, एक एक चीज, ये मार्तन टेम्पल है। तो वो मैंने वहां से लिया। एक शुरू का जो पहला सीन है जिसमें बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्रिकेट को लेकर, वो एग्जैक्टली लोगों के बोले हुए डायलॉग है, मैंने नहीं बोले। तो मैं अपनी तरफ से बहुत सिंसियर रहना चाहता हूँ, ये मेरी क्रिएटिव इंटेग्रिटी। अब मैं अगली फिल्म बना रहा हूँ डेली फाइल्स पार्टीशन, उसमें जाके हमने 100 साल के लोगों के इंटरव्यूज किए, जो बहुत कम बचे, 25-30, तो बांग्लादेश बॉर्डर में, त्रिपुरा में, असम में हमारी टीम ने जगह दी। उनने जो बोला है मैं वैसा ही चित्रण करूँ। अगर जैसे उसमें पार्टीशन के वक्त जो मीटिंग्स हुई जिन्ना के और नेहरू जी और गांधी जी के बीच में, तो जो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, जो कि वो तो अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स हैं, उसमें जिसने जो डायलॉग बोला मैं वैसे ही दिखाऊं। अब ये आपके ऊपर, आप निष्कर्ष निकालें कि कौन सही था कौन करेक्ट। फिर मैं एक बहुत बड़ी एपिक पे भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसको नहीं छेड़ूंगा। तो मैं जब मैं फिक्शन बनाऊंगा तो मैं करूंगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आस्था के विषय होते हैं, आस्था के विषय में आस्था के ही दायरे में रह के काम करना चाहिए। उस आस्था में अपना इमेजिनेशन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मैं महाभारत में जाता हूं तो मैं वेद व्यास से जब तक ज्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं होगा तब तक मैं उसको नहीं छेड़ने की कोशिश करूंगा। ये मेरा बात है। फिर एनिमेटेड फिल्म के बारे में क्या कहते हैं? मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एनिमेशन और वीएफएक्स पर बिलीव करता हूं। मैं आज भी 95% अपनी फिल्में जो रियल शूट, और मैं अभी पार्टीशन पे जो फिल्म कर रहा हूँ डेली फाइल्स, वो भी मैं रियल ही शूट करने जा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि पीछे मैंने ग्रीन स्क्रीन लगा के एक नई दुनिया बना दी, क्योंकि मैं पुराने जमाने का हूँ, एनालॉग टाइम का हूँ, डिजिटल टाइम का नहीं हूँ। मैं फील करना चाहता हूँ। इसीलिए देखिए, मैं आपको बहुत कम, मैंने बीच में लॉकडाउन के वक्त मजबूरी थी, पर मैं कभी ये जूम पे या डिस्टेंस इंटरव्यू करता भी नहीं। मुझे जब तक आपकी आंखें नहीं दिखेंगी, आपका जो ऑरा है, आपकी जो वाइब्स है, वो फील नहीं होंगी, तब तक मैं अपने को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये 2 फिल्में आपकी आ रही है, डेली फाइल्स और फेस्टिवल, और कौन से टॉपिक्स हैं आपके दिमाग में जिसके ऊपर आप फिल्म बनाना चाहते हैं? एक फिल्म जो शायद मैं बना नहीं पाऊंगा अपने पर, जो मैं बनाना चाहता हूँ, वो जो नेवल म्यूटिनी हुई थी, जो फ्रीडम को लेकर, राइट, जो नेवल म्यूटिनी हुई थी जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, वो एक वॉर फिल्म की तरह है। वो मैं कई सालों से बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कम बजट की अलग तरह की फिल्में बना रहा हूँ अभी, ह्यूमन इमोशंस पे, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी है। तो और मैं बहुत साल के लिए मैंने अपने आप को कमिट कर दिया है। तो मेरा था कि जिस दिन सक्सेस मिलेगी उस दिन मैं ऐसा नहीं कि और बड़ी फिल्म बनाओ, बड़े स्टार्स के साथ करो। मैंने कहा जो काम रह गया अधूरा उसको पूरा करूंगा, जो मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कुछ सब्जेक्ट पे। तो अभी डेली फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, इसमें लोगों को फ्रीडम का सत्य क्या है उसमें बताया। और उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा एपिक टेल करने वाला हूँ, वो अभी अनाउंस नहीं किया, अनाउंस करूंगा तो आपको समझ में आएगा। वही मेरे जीवन के 6-7 साल खा जाएगी, और उसके बाद फिर मैं फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि उसके बाद फिर कहानी कहने को बचेगा। अच्छा, ओके। ये अर्बन नक्सलियों के ऊपर आपने बुक लिखा था, आपको लीड कहाँ से मिली थी, कहाँ से पता चला? ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, जो भारत के विश्व के 10 सबसे अच्छे बिजनेस स्कूल्स में से वर्ल्ड के, हैदराबाद में।
तो मैंने एक वक्त आया था 2009-10 में, जब मैंने बॉलीवुड से मैं तंग आ गया था और मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा कि रिजाइन करता हूँ मैं, और फिर मैं पढ़ाने लगा कई सारे कॉलेज स्कूल्स में, मैनेजमेंट, फिल्म मेकिंग है। तो ISB में मैं कोर्स करा रहा था जिसका नाम था आई एम बुद्धा, जिसके नाम पे हमारी कंपनी आई एम बुद्धा फाउंडेशन और ये सब। तो उसका अर्थ ये है कि भाई हम बुद्धा का मतलब गौतम बुद्धा नहीं होता है, बुद्धा का मतलब होता है बुद्ध, मतलब जब आप यू फाइंड एनलाइटनमेंट, आपको जब प्रकाश आता है दिमाग में। तो मेरा ये विश्वास है कि हर व्यक्ति उस ताकत के साथ पैदा होता है। तो मैं, आप भी बुद्धा है, मैं भी बुद्धा हूँ, हर आदमी बुद्ध है पैदाइशी। फिर हम उसको धीरे धीरे मार देते हैं उस बुद्ध को और हम कमजोर हो जाते हैं। तो मैं कोर्स कर रहा था, तो उन लोगों ने बोला, उनका एक प्रोजेक्ट था डॉक्यूमेंट्री बनाने का। उन्होंने बोला हम नक्सल इशू पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा क्या कहानी? तो कहानी जो थी वही लेफ्टिस्ट वाली कहानी थी कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट औरत है, वो जाती है माइनिंग के लिए बस्तर में, वहाँ उसका और वो बहुत चिढ़ती है नक्सल लोगों से कि ये सब तो दरिंदे लोग हैं, और वहाँ उसका हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है तो उसको फंस जाती है, तो उसे नक्सल लोगों के साथ 2-3 रातें गुजारनी पड़ती है। और उसमें उसको समझ में आता है कि ये सब तो ईश्वर के ही रूप हैं और मसीहा हैं, और एक्चुअली बस सिस्टम खराब है, ये बड़े अच्छे। तो मैंने उनसे कहा यार ये बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग पहले डाकू लोगों को सेलिब्रेट करते थे अपनी फिल्मों में, फिर हम लोगों ने टेररिस्ट लोगों को सेलिब्रेट करना चालू कर दिया अपनी फिल्मों में, सारी फिल्में टेररिज्म को सपोर्ट करती है। अब आप नक्सल लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। 50 साल से खून पी रहे हैं इस देश का, बंदूक है, जिस आदमी के हाथ में बंदूक है उसका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं मानता। जिस आदमी के हाथ में बंदूक है और जो बच्चों को, औरतों को मारता है, मैं उस व्यक्ति का कोई भी रीजन हो, उसका कुछ भी धर्म हो, कुछ भी हो, मैं उसको इंसान नहीं मानता और उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। तो मैंने उनको ये बोला, तो बोले कि अच्छा तो बताइए क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा अच्छा रिसर्च करो इसके ऊपर। तो सब रिसर्च हुआ और रिसर्च में सारे फैक्ट्स जो निकल के आए उसके ऊपर मैंने एक फिल्म बनाई, बुद्धा इन अ ट्रैफिक। और चूंकि फिल्म में आप ज्यादा नहीं बता सकते, एक लिमिटेशन होता है उसका, तो फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी। 5 साल हो गए, 2010 में बनाई, 2016 तक रिलीज नहीं हुई। तो फाइनली फिर मैं उसको अकेले लेके निकला, यूनिवर्सिटी में दिखा। तो मैंने JNU में दिखाई, इधर दिखाई, उधर दिखाई। पूरा 30 दिन में हमने 41 यूनिवर्सिटी कवर करी। जादवपुर यूनिवर्सिटी में हमला हुआ मेरे ऊपर, JNU वगैरह सब जगह। तो वो जो मेरी पूरी यात्रा थी भारत की, कैंपसेस में घूमना, मिडिल क्लास से मिलना, स्टूडेंट से बातचीत करना, उसने मेरी थ्योरी को और कंफर्म करता गया। तो उसके ऊपर मैंने वो किताब लिखी है। एक्चुअली अर्बन नक्सल्स जो बुक है वो नक्सल लोगों से ज्यादा आप पढ़ेंगे तो भारत को डिस्कवर करेंगे। भारत की सोच क्या है, हम कौन है, हमारा दर्शन क्या है, वो मिडिल क्लास जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, हमारा यूथ क्या है। और उस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में आएगा कैसे अच्छे यूथ को ब्रेन वॉश करके हम लोग देशद्रोही बनाते हैं। तो अर्बन वो बुक लोगों जब आई, उसकी भी एक स्ट्रगल थी कैसे रिलीज की, और जब वो आई तो फिर वो भारत के जनमानस में और खासतौर पे यूथ के साथ जिसको कहते हैं चिपक गई, और इट बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट बेस्ट सेलर्स ऑफ इंडिया। हु किल्ड शास्त्री आपने लिखा है जी, उसमें जो आपने लिखा है वो सत्य है ऐसा क्लेम करते हो या फिर सत्यता के? सब किताब का टाइटल ही हु किल्ड शास्त्री, मतलब एक सवाल है, जवाब होता तो मैं कहता दिस पर्सन किल्ड, लोग कहते हैं गोडसे किल्ड गांधी, है ना, तो ऐसा तो नहीं है। सवाल है हु किल्ड गांधी, मतलब मुझे पता नहीं है। तो दोनों पक्ष उसमें रखे हैं, दोनों, ये भी और वो भी, दोनों तक। और उस फिल्म के ऊपर बेस्ड है जो मेरी फिल्म थी द ताशकंद फाइल्स, तो उसमें दोनों है। लेकिन हु किल्ड शास्त्री भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर, वो पूरी जो भारतीय मूल सिद्धांत है त्याग और तपस्या के, उसके ऊपर है। आप पढ़े तो पहले ही चैप्टर से उसी के ऊपर है। और तो मैं ये मैं क्या करता हूँ, मैं भारतीय सोच पे बहुत गर्व करता हूँ। जो हमारी हिंदू सभ्यता की फिलॉसफी है उस पर मैं बहुत गर्व करता हूँ, इसलिए क्योंकि वो वाकई में इतनी अच्छी फिलॉसफी है। ना होती तो वर्ल्ड के जितने टॉप साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनने उसकी इतनी तारीफ क्यों की। आज जो हमने कई हजार वर्ष, मैं रिचुअल्स की बात नहीं कर रहा, राइट, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमारा जो दर्शन है, उस दर्शन की पूरा विश्व मानता है, बड़ी तारीफ की है उसकी। वसुधैव कुटुंबकम क्या है, रिलीजन थोड़ी है, ये तो हमारा दर्शन है। सर्वे सुखिनः क्या है, ये तो हमारा दर्शन है। तत्वमसि हमारा दर्शन है, ये सब तो हमारे दर्शन है।
तुम ही एक हो, तुम ही ब्रह्मांड हो, ये तो दर्शन है, ये तो धर्म नहीं है, धर्म मतलब रिलीजन नहीं है। तो मैं उस पर बहुत गर्व करता हूँ और वो मेरी एक स्पेशलाइजेशन है, मैं उसके बारे में बहुत बात करता हूँ। मैं अपनी हर फिल्म के जरिए चाहता हूँ कि भारत की यूथ तक ये दर्शन पहुंचे। कश्मीर फाइल्स भी लोगों को लगता है इसलिए हिट हुई कि वो दर्द था, नहीं, वो लड़का जो स्पीच देता है उसने आपको एक प्राइड की फीलिंग दी, अपने उसने आपको एक दर्शन बताया कश्मीर का, और उससे लोग जुड़े। अभी आपने बुक्स लिखना चालू कर दिया जबकि आप बहुत अच्छी फिल्में बनाते हो, तो ये राइटिंग का शौक कहाँ से? मैं एक्चुअली हमेशा से राइटिंग ही करता आया हूँ। मैं बहुत, हाँ, मुझे लिखने का ही शौक था। मैं अपने नाटक भी खुद लिखता था और बहुत मैं लेख भी लिखता आया हूँ, सारे न्यूज़पेपर्स में मैंने लिखा है। उल्टा सवाल होना चाहिए कि फिल्म मेकिंग का शौक कैसे लगा, और मुझे ऐसा लगा कि फिल्म मेकिंग जो है अपनी कहानी बताने का सबसे पावरफुल मीडियम है और एक समाज में चेंज लाने के लिए भी बहुत पावरफुल मीडियम है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले फिल्म बनाता हूँ और फिल्म का जो रिसर्च होता है, जो बच जाता है, उसके ऊपर किताब लिखता हूँ, उल्टा कर दिया। दो बात चलते आए हैं समाज माध्यम पर कि फिल्में प्रोपेगेंडा होती है या नहीं होती, और होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपकी फिल्म मेकर की क्या राय है इसकी? पहली बात तो हम समझे कि प्रोपेगेंडा होता क्या है, आप बताइए क्या होता है? प्रोपेगेंडा मतलब एक कोई विचार प्रमोट करते हैं। तो कोई दुनिया में ऐसा आर्ट या कोई ऐसी फिल्म है जो एक विचार को नहीं आगे लेके आती? कोई एक किताब, कोई कविता, कौन सी ऐसी चीज है जो किसी विचार को आगे नहीं लेके? तो होना चाहिए नहीं, पर उसको प्रोपेगेंडा बोलना गलत है। भाई एक आदमी ने कोई कविता लिखी, तो अगर उसने देश की तारीफ में लिखी तो क्या उसे प्रोपेगेंडा बोला जाएगा? कवि का मन है जिस पे चाहे लिखे, बादल की तारीफ में लिखते, समाज की विकृतियों के ऊपर लिखते, जाति प्रथा पे लिखते, धर्म के खिलाफ लिखते, राजा के खिलाफ लिखते, उसका मन है तो राजा की तारीफ में लिखते। तो अब जैसे रामायण है, वो तो एक राजा की प्रशंसा में ही है ना, तो वो क्या प्रोपेगेंडा है? बाइबल क्या है, प्रोपेगेंडा है क्या? आज आप इतना लिखा गया है जीसस क्राइस्ट पे, बुद्ध पे, मोहम्मद साहब पे, राम पे, कृष्ण पे, अर्जुन पे, गांधी पे, तो वो सब क्या प्रोपेगेंडा है? आज एक पार्टी है जो कि नेहरू के गुणगान करती है, तो क्या प्रोपेगेंडा पार्टी है? ये तो ऐसी किसी को लांछन लगाना है तो कुछ भी बोलते हैं इसके बारे में, ऐसा मैं नहीं मानता। साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में क्या देखते हो? मतलब पहले कोई एक गोली चलती है 1 मिनट के लिए तो लोग बोर हो जाते थे, लेकिन अभी उनकी फिल्में ज्यादा देखी जाती है। नहीं, देखिए, आप देखिए सारे जोक्स बनते थे, बहुत मजाक उड़ता है साउथ इंडियन फिल्म्स का, तो अगर आज उनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी फिल्म उससे भी खराब होगी। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि लोगों को कहीं पे भारतीयता अपनी फिल्मों में नहीं मिल रही हो, हिंदी फिल्मों में, और शायद साउथ इंडियन फिल्मों में ज्यादा मिल रही है। तीसरा ये हो सकता है कि कॉमन मैन की जो कहानियां हैं वो शायद हिंदी, बॉलीवुड, स्पेशली बॉलीवुड की फिल्मों में ना मिलती हो, साउथ की फिल्मों में मिलता है। पर मैं सिनेमा को साउथ फिल्म और नॉर्थ फिल्म और ईस्ट और वेस्ट फिल्म नहीं मानता। मैं इंडियन सिनेमा के लिए काम करता हूँ और मैं हर फिल्म को इंडियन सिनेमा मानता हूँ। आपको क्या लगता है इंडियन सिनेमा का फ्यूचर क्या है? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उसका फ्यूचर बताने के लिए, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, अगर हमने भारत के आम आदमी से जुड़ी कहानियां नहीं बताई और ये नए जो जैन जी को खुश करने के लिए कि अच्छा जैन जी की तो भाषा खराब है तो पटांग घटिया टाइप के डायलॉग लिख लो, या अच्छा ये तो इन्हें तो हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश में लिख लो, या इस तरह के स्टूडेंट्स क्रिएट कर लो जो या माँ या पिता या जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये कटी फटी कहानियां या फिर वो कल्चर को जस्टिफाई करने के लिए कर दी, ये बहुत कम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अगर कहानियां बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि फ्यूचर बहुत बहुत खराब है। लेकिन आपने देखा कश्मीर फाइल्स में तो लोग उमड़ के आए, तो ऐसा नहीं है। आप अच्छी फिल्म बनाएंगे, भारत की मानसिकता से जुड़ी हुई, भारत के दर्शन से जुड़ी हुई, भारत के आम व्यक्ति से जुड़ी हुई, तो उसको चलने से कोई रोक नहीं सकता। लास्ट क्वेश्चन, लोगों को आपका सिनेमा अच्छा लगता है, आपको कौन सा सिनेमा अच्छा लगता है, कौन सा फिल्म मेकर अच्छा लगता है और क्यों? देख, मुझे तो बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं और मैं कभी आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं सोचता कौन अच्छा है कौन। मुझे रोहित शेट्टी की फिल्में भी बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे राजू हिरानी की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं।
ऐसा नहीं है जिन लोगों से हमारी लड़ाई हो या वैचारिक लड़ाई हो, इसका मतलब ये नहीं कि उनका काम अच्छा नहीं है। कई लोग अच्छा काम करते हैं, सोच विचार अलग हो सकती है आपकी। तो मैं बहुत ज्यादा आजकल सिक्योरिटी के कारण ज्यादा सिनेमा देख नहीं पाता हूँ जाके। मैंने कंतारा देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो फिल्म। मैंने कुछ मराठी फिल्में देखी, बड़ी अच्छी है। साउथ की मैंने जैसे द ग्रेट इंडियन किचन मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत ही अच्छी है, औरत की जो शादी करके घर में आती है मिडिल क्लास में, और वहाँ पेट्रियार्कल सिस्टम में 24 घंटे वो किस तरह से लगी रहती है, उसको दर्द को, महिला के दर्द के ऊपर मेरे से बहुत अच्छी फिल्म है। वो सब लोगों को देखनी चाहिए, लेफ्ट राइट छोड़ के, क्योंकि वो महिलाओं के बारे में, उसमें क्या लेफ्ट राइट है, महिलाओं के शोषण में लेफ्ट राइट नहीं होता है, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे राजू हिरानी की फिल्म बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कठिन से कठिन बात को बहुत हल्के फुल्के आसान तरीके से बोल देते हैं। और मैं, ठीक है, कुछ चीजों से मैं असहमत हो सकता हूँ, लेकिन छोटी असहमति के कारण मैं सारी की सारी विचारधारा और सारी फिल्मों के विचार को और कृति को मैं खराब नहीं कर सकता। और वर्ल्ड सिनेमा में? वर्ल्ड सिनेमा में बहुत अलग अलग तरह के लोगों को देखता हूँ, पर अगर आप पूछे कि मेरे दो कौन से सबसे फेवरेट डायरेक्टर्स हैं, तो मैं बोलूंगा अल्फ्रेड हिचकॉक और स्टीवन स्पीलबर्ग। क्योंकि ये दोनों लोग, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को बहुत आसान तरीके से बताते हैं, और वही मैं भी कोशिश करता हूँ। आप देखिए, कश्मीर फाइल्स बहुत कठिन फिल्म है, आप बना नहीं, बहुत, मैं जानता हूँ कितनी कठिनाई थी, पर बहुत उसे मैंने सिंपल इमोशनल तरीके से बताया। अभी हम वैक्सीन वॉर बना रहे हैं, इतनी डिफिकल्ट साइंस की फिल्म है, इतनी वीरोलॉजी के बारे में, वो वायरस दिखता नहीं है, साइंटिस्ट लोग जो काम करते हैं वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो अलग तरह का काम है। तो उसके ऊपर कैसे फिल्म बनाई जाए, इतना असंभव काम था, पर उसको मैंने बहुत आसान, ताकि बच्चा भी देखे तो उसको समझ में आ सके। कहानी कहने का और मतलब क्या है, आप तुलसीदास की जब रामायण पढ़ते हैं, रामचरित, तो एक बच्चे को भी समझ में आ सकती है, हनुमान चालीसा एक बच्चे को भी समझ में आ सकती है। राइट, बाइबल ऐसे ही लिखी गई है। दुनिया में जितनी पॉपुलर चीजें हैं वो इंटेलेक्चुअल लोगों ने नहीं लिखी, उसको आसान करके जिनने बताया, मेरे लिए वो इंटेलेक्चुअल है, जैसे कबीर हो गए, जैसे गालिब हो गए। तो मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो कठिन सब्जेक्ट्स को बहुत आसान भाषा में, आसान तरीके से। या फिर भी मेरा समाधान नहीं हो रहा है। आपके परसेप्शन में सिनेमा क्या है, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, सिनेमा आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम सब कहानियां बता रहे हैं, हर चीज कहानियां, हम और आप जो बात करें वो भी एक कहानी है, वो अल्टीमेटली कहानी बन जाएगी। आप अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में जाके गप्पे मारते हो, वो भी एक कहानी है। जब आदमी मरता है तो कहानी किस्से ही रह जाते हैं, और कुछ नहीं रह जाता, डिग्रियां थोड़ी आप लगाती है दीवार पे, कहानी किससे सुनाते हैं। तो सारी सब कुछ हम जो भी बात करते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, क्या है डेमोक्रेसी, कहानी तो है जो हमें बता दी गई बचपन से। धर्म क्या है, कहानी तो है, एक अंतरिक्ष के ऊपर अंतरिक्ष है, उसके ऊपर अंतरिक्ष है, ये हमने तो नहीं देखा, ये तो एक कहानी हमें बताई गई है जो उसमें हम विश्वास करते हैं। हमारे शरीर के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ये सब कहानियां ही हैं। उसका वाटर है, ये पानी है, ये आकाश है, ये चिड़िया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सब कहानी, सब कुछ कहानी है, ठीक है। क्योंकि हम भाषा है, हम बोल सकते हैं, तो उसी बात को हम किसी रूप में व्यक्त करते हैं। मेरा बच्चा दुनिया में सबसे सुंदर है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हो या लड़की हो, ये सब कहानियां हैं, हमारा इमेजिनेशन। उसको या तो हम कविता से बोलते हैं, या लेख से बोलते हैं, या पत्रकारिता से बोलते हैं, या धर्म के जरिए बोलते हैं, या दिवाली होली मना के बोलते हैं, या क्रिसमस मना के बोलते हैं, या ईद मना के, हमारे तरीके। फिल्म एकमात्र ऐसा मीडियम है जिसमें ऑडियो है, वीडियो है, और एक थर्ड डिमेंशन है, जो आप एक अनुभव का थर्ड डिमेंशन जो पर्दे में हालांकि 2 डिमेंशनल लेकिन 3 डिमेंशनल आपको दिखता है, तो वो डिमेंशन ऑफ इल्यूजन है। ये 3 चीजें जो आर्ट की किसी और मीडियम में, आप गाना सुन रही हैं तो सिर्फ गाना सुन रही है, ठीक है। जब कोई परफॉर्म भी कर रहा है तो उसमें कोई ड्रामेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, या आप कोई पेंटिंग देख रही है तो उसको देख रही है। धर्म जो है वो आपका अनुभूति का है, डेमोक्रेसी जो है वो एक सोशल स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा है। यही एकमात्र ऐसा मीडियम है जो एक कहानी को इस इम्पैक्ट से बोलता है कि इसलिए मुझे ऐसा लगता है सिनेमा जो है वो सबसे पावरफुल मीडियम है आर्ट का, और इसका इस्तेमाल अगर ढंग से किया जाए तो ये वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु और राजनेता लोग कर सकते हैं।
आप कभी वेब सीरीज के बारे में नहीं सोचते? मैं अब यार मेरी देखिए अच्छी कट गई और मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। वेब सीरीज मेरे करूंगा, लेकिन मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं लगातार उसमें इतना टाइम नहीं दे, मुझे ये मीडियम ही पसंद है. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा आणि आवडला असल्यास नक्की शेअर करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. कॅमेरामन योगेश आणि साक्षात सोबत मी मृगा. थँक्यू.